दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज मंडला मर्डर्स को, जो इस समय काफी पॉपुलर हो रही है। इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें चरणदासपुर में 1952 का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ औरतें मिलकर किसी आयस्ती यंत्र से एक इंसान को जिंदा करने की कोशिश कर रही थी। असल में यहाँ इन सबकी मुखिया थी रुक्मणी, और ये एक जिंदा इंसान के खून से एक दूसरे शरीर को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ हम कुछ औरतों की बातों से समझ पाते हैं कि ये सब कुछ एनर्जी के कारण होता है, और ये पल कई साल में पहली बार आया है जब ये लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसी गांव में कुछ लोगों को देखते हैं जो भड़के हुए थे, क्योंकि गांव में कई लोगों की जान जा चुकी थी और इन सबको लग रहा था कि ये काम इन्हीं औरतों ने मिलकर करा है। यहाँ तक कि ये लोग इन औरतों को काला जादू करने वाली डायन भी समझ लेते हैं, और फिर गाँव वाले आज इन सबको मारने आगे बढ़ रहे थे। इधर रुक्मणी एक यंत्र से उस मानव शरीर को जिंदा करने वाली थी, जिससे ये सब खुश हो रहे थे। लेकिन तभी बाहर गांव वाले आ जाते हैं और ये औरतें रुक्मणी को यहाँ से यंत्र के साथ भगा देती हैं कि तुम जिंदा रहोगी तो ये सब दोबारा बना लोगी। वहीं फिर गांव वालों के अंदर आते ही एक औरत पूरी जगह को धमाके से उड़ा देती है, जिसमें औरतों के साथ साथ कुछ गाँव वाले भी मारे जाते हैं। अब इसके बाद हम 2025 का सीन देखते हैं, जहाँ विक्रम नाम का पुलिस वाला आज दिल्ली से चरणदासपुर गाँव ही जा रहा था। यहाँ उसके पापा भी उसके साथ थे, क्योंकि दिल्ली में विक्रम के ऊपर इंक्वायरी बैठ गई है, इसलिए वो कुछ समय के लिए सस्पेंड है। खैर, यहाँ ट्रेन में विक्रम के पापा को अभिषेक नाम का लड़का मिलता है, और वो भी चरणदासपुर जा रहा था। तब इन दोनों की काफी बातें होने लगती हैं, और विक्रम के पापा बताते हैं कि मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। यहाँ विक्रम को अभिषेक कुछ अजीब लगता है, और उसका एक अंगूठा गायब था। हालांकि विक्रम इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद विक्रम और उसके पापा अपने उसी पुराने घर में आ जाते हैं, जहाँ ये लोग पहले रहा करते थे। और यहाँ विक्रम को अपनी माँ और अपने छोटे भाई की याद आने लगती है। तब हमें पता चलता है कि विक्रम का छोटा भाई पवन विक्रम के साथ ही एक दिन स्कूटर पर कहीं जा रहा था, पर तभी एक एक्सीडेंट में पवन के काफी चोट आई, और फिर वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। यहाँ विक्रम आज भी पवन की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है। वही पवन की मौत के समय उसकी माँ भी कहीं गायब हो गई थी, जो आज तक कभी मिली नहीं। हालांकि उनका पर्स एक जगह पड़ा मिला था। अब इसके बाद हम अभिषेक को देखते हैं, जिसे किसी का फोन आता है, और वो फिर एक जगह आकर कुछ बाहुबली की फोटो लेने लगता है। असल में ये दोनों बाहुबली भाई विजय और सुजय थे, जो एक सीएम के आदमी को पैसे दे रहे होते हैं ताकि आगे इन्हें कोई दिक्कत न हो। साथ ही वो सीएम को आगे जिताने की बात भी करते हैं। तभी अभिषेक पैसों के साथ इन सब की फोटो खींच लेता है, लेकिन उसी दौरान विजय की नजर अभिषेक पर जाती है, और उसके गुंडे अभिषेक का पीछा करने लगते हैं। तब अभिषेक किसी तरह से बच जाता है। फिर अगले दिन जब विक्रम के पापा नदी में नहा रहे होते हैं, तब उनके पास एक लाश बहकर आती है, जिसका धड़ गायब था। ये देखकर तो वहाँ सबके होश उड़ जाते हैं, और विक्रम देखकर बताता है कि ये तो वही अभिषेक है जो ट्रेन में मिला था। यहाँ अभिषेक के माथे पर एक अलग सा सिंबल बना हुआ था, जो विक्रम देखकर हैरान था। खैर, फिर हम विक्रम के जिगरी दोस्त प्रमोद को देखते हैं, जो यहाँ का पुलिस वाला था, और उसे विक्रम इस आदमी के बारे में बताता है। तब प्रमोद भी अभिषेक का पता लगाने चल देता है। वही विक्रम घर आकर अपनी मम्मी का वही पर्स चेक करता है, तो उसमें एक सिक्का था, जिस पर सेम वैसा ही सिंबल बना था जो अभिषेक के माथे पर था। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वो आकर प्रमोद से कहता है कि मुझे लगता है कि माँ के गायब होने में और ये अभिषेक की मौत में कुछ न कुछ कनेक्शन है, वरना ऐसा सिंबल माँ के पर्स में क्या कर रहा है। साथ ही विक्रम कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि माँ आज भी जिंदा है, पर मेरे पापा उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाए। फिर विक्रम बताता है कि जब पवन एक्सीडेंट के बाद सही नहीं हो रहा था, तब माँ अपनी सहेली उर्मिला के साथ पवन को लेकर वरुणा जंगल में गई थी। उनका कहना था कि पवन वहीं जाकर ठीक होगा, और फिर उसके बाद पवन की लाश मिली, और माँ और उर्मिला आंटी गायब थी। और जब उनका पर्स मिला तो उसमें से ये सिंबल वाला सिक्का मिला था, जिस पर प्रमोद कहता है कि ये केस सॉल्व करने के दौरान हम तुम्हारी माँ को भी ढूंढ लेंगे। तब विक्रम भी इसके लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम अनन्या नाम के एक लेडी को देखते हैं, जो यहाँ इलेक्शन में खड़ी होने वाली है, और उसका असिस्टेंट वेंकट आकर अनन्या को अभिषेक की भेजी हुई फोटोज दिखाता है। असल में अभिषेक किसी के कहने पर वहाँ फोटो लेने गया था, जो देखकर अनन्या समझ जाती है कि वो लोग सीएम के आदमी से इलेक्शन के डील कर रहे थे। तब अनन्या कुछ और प्लान बनाने लगती है। तभी वहाँ अनन्या का पति बंदूक चलाने लगता है, और अनन्या
बुलाकर उसे शांत कराती है। असल में अनन्या का पति 2 साल से चल फिर नहीं सकता और पहले वह इलेक्शन लड़ा करता था, लेकिन अब ये सारा जिम्मा अनन्या ने उठा लिया है, जो बात उसके पति को अच्छी नहीं लगती। खैर फिर वेंकट एक रिपोर्टर को कॉल करके कहता है कि आपको अब अपना काम करना है और सुजय और विजय के बारे में सवाल उठाना है। तब वो रिपोर्टर जाकर प्रेस में पुलिस वाले से सवाल करती है कि अभिषेक के मर्डर में क्या सुजय और विजय का हाथ है, क्योंकि अभिषेक ने उनकी कुछ फोटोज ली थी जिसका पुलिस वाले पर जवाब नहीं था। वहीं यहाँ प्रमोद और उसका साथी जब वही अभिषेक की खींची गई फोटो देखते हैं तो प्रमोद का साथी बताता है कि इसी फोटो के कारण अभिषेक की जान चली गई, जिस पर प्रमोद कहता है कि इसे हटा दो, हम इस लफड़े में नहीं पड़ना और वो दोनों भाई बहुत खतरनाक हैं। वहीं न्यूज पर सुजय और विजय के बारे में जब बताया जा रहा था, ये देखकर विजय भड़क जाता है और इनकी माँ लीला पूछती है कि ये सब तुमने किया है क्या, लेकिन दोनों भाई मना कर देते हैं कि नहीं, हम करते तो लाश भी नहीं मिलती। इधर विक्रम वही अभिषेक की खींची गई फोटो देखने आता है तो वहाँ से फोटोज डिलीट थी, जिस पर प्रमोद कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता और तुम भी इस मामले से दूर रहो। साथ ही वो बताता है कि अगर अभिषेक के बारे में ही पता करना है तो जाकर उसकी बीवी शिवना से बात करो, जो कि पास में ही रहती है। फिर जब विक्रम शिवना से मिलने जाता है तो वहाँ पर पहले से अनन्या आई हुई थी सहानुभूति देने। वहीं विक्रम जब अभिषेक के पड़ोसी से उसके बारे में पता करता है तो एक आंटी कहती है कि बबलू की मौत देखकर हम सब डर गए हैं। यहाँ बबलू सुनकर विक्रम हैरान हो जाता है। तभी उस पर अनन्या का कॉल आता है जो उसे खिड़की के पास बुलाती है और विक्रम उससे मिलने आता है। तब हमें पता चलता है कि विक्रम जिस लड़की कविता से शादी करने वाला था, अनन्या उसकी ही बहन है और कविता इस समय कोमा में है। इसके बाद सीएम अनन्या को मिलने के लिए बुलाते हैं तो अनन्या सीएम को उसकी वही अभिषेक वाली फोटो दिखा देती है कि आपका आदमी उन दोनों से पैसे लेता पकड़ा गया। ये देखकर सीएम चुप हो जाते हैं और अब सीएम उसका टिकट भी कैंसिल नहीं कर सकते। इसके बाद हम रिया नाम की सीआईबी ऑफिसर को देखते हैं जो अपने काम में माहिर थी और उसने कई बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं। उसे आज उसके हेड बताते हैं कि तुम्हारा प्रमोशन हुआ है और तुम्हें कहीं और जाना है, लेकिन रिया मना कर देती है कि सर मैं डेस्क जॉब और करना नहीं चाहती। असल में 2 साल पहले रिया एक केस में उलझ गई थी जिसमें एक छोटी बच्ची मारी गई और तब से रिया को अक्सर वो छोटी बच्ची नजर आती है, इसलिए उसे डेस्क जॉब दी गई थी। लेकिन रिया अब कहती है कि मैं फील्ड में जाना चाहती हूँ और वो हाल ही में हुए चरणदासपुर केस को ले लेती है। इधर विक्रम अपने पापा को अभिषेक के बारे में बताता है कि उसका नाम बबलू था और ये उर्मिला आंटी के बच्चे का नाम भी बबलू था, जो माँ के साथ ही कहीं गायब हो गई थी। जरूर इनमें कोई कनेक्शन है। ये सुनकर विक्रम के पापा भी चौंक जाते हैं। फिर अगले दिन विक्रम उर्मिला के घर प्रमोद के साथ आता है और पूरे घर की तलाशी लेता है। तभी उसे एक जगह खून पड़ा मिलता है और वो प्रमोद से कहता है कि जरूर अभिषेक को यहीं मारा गया होगा, जिसके बाद उसका धड़ कोई ले गया और बाकी लाश नदी में बहा दी। इसके बाद हम उसी आयस्त्र यंत्र को देखते हैं जिसके पास वो अभिषेक का धड़ पड़ा था, यानी 1952 वाला ग्रुप दोबारा से एक्टिवेट हो गया, जो एक इंसान फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाते हैं जब विक्रम की माँ उर्मिला और अपने बच्चे पवन को लेकर वरुणा जंगल में आती है। फिर वो एक आदमी को जाकर वही सिंबल वाला सिक्का दिखाती है और कहती है कि मुझे कुछ मांगना है, जिसके बाद वो आदमी वही सिक्का एक यंत्र में डलवाता है और कहता है कि मांग लो जो मांगना है। तब विक्रम की माँ अपना अंगूठा यंत्र में डालकर कहती है कि मुझे मेरे बच्चे की जान बचानी है। तभी उनका अंगूठा कट जाता है और वो आदमी कहता है कि तुम्हें वरदान मिल गया। लेकिन थोड़ी देर में वह धमाका होता है जिसमें उर्मिला दूर जाकर गिरती है। बाकी विक्रम की माँ का क्या हुआ कुछ पता नहीं चलता। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम 7 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ विजय और सुजय के पीछे एक बाहुबली पड़ा हुआ था, इसलिए वो लोग छुप रहे थे। वहीं विजय की माँ लीला एक लेडी से आकर वरदान मांगने की बात करती है कि मुझे मेरे बच्चों को बचाना है, जिस पर वो औरत उसे वही सिंबल वाला सिक्का देकर बताती है कि वरुणा जंगल में जाकर वरदान मांग लेना। इसके बाद लीला तुरंत जंगल में जाती है और यंत्र में सिक्का डालकर अंगूठा रख कर वरदान मांगती है कि मेरे बच्चों की जिंदगी बच जाए और उनके दुश्मनों का अंत हो जाए। तभी लीला का अंगूठा कट जाता है और वरदान पूरा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस बाहुबली के गुंडे सुजय और विजय को मारने पहुंच गए थे, लेकिन एकदम से चमत्कार होता है और वहाँ मधुमक्खी उन गुंडों पर हमला कर देती है। हालांकि एक भी मधुमक्खी सुजय और विजय के नहीं काटती और इन दोनों की जान बच जाती है। वहीं जब वो बाहुबली खाना खा रहा होता है तभी खाना अटकने से उसकी मौत हो जाती है, यानी ये वरदान काम तो करता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ रिया अपने साथियों के साथ चरणदासपुर आ गई थी केस सॉल्व करने के लिए और वो आते ही काम शुरू कर देती है, जो देखकर प्रमोद हैरान था क्योंकि उसने कभी ऐसे रफ्तार में काम नहीं किया। इधर हम विक्रम को देखते हैं जो अभिषेक की बीवी शिवना से बीमा कंपनी का आदमी बनकर मिलने आता है और बातों बातों में अभिषेक की माँ का जिक्र करता है, जिस पर शिवना बताती है कि वो तो जिंदा है और एक
आश्रम में रहती है। ये सुनकर विक्रम बहाना बनाकर उनका एड्रेस ले लेता है। इसके बाद हम लीला को फिर से उसी लेडी से एक और कॉइन मांगता हुआ देखते हैं कि मुझे एक और वरदान चाहिए, जिस पर वो लेडी दे देती है। वहीं हम एक मैथिली नाम की लेडी को बैठा हुआ देखते हैं जो अक्सर इस औरत के साथ रहती थी। यहाँ लीला आकर सुजय और विजय से कहती है कि उस जंगल में जाओ और सिक्का डालकर अपने लिए वरदान मांगना, बदले में अपना अंगूठा दे देना। जिस पर ये दोनों पहले तो मना करते हैं लेकिन फिर मान जाते हैं। वहीं रिया ने प्रमोद से काम करा कर उसे परेशान कर दिया था और वो अभिषेक की खींची गई फोटो के बारे में पूछती है, लेकिन वहाँ कोई फोटो नहीं थी। वहीं अनन्या का नाम भी इस केस में था, तो रिया अगले दिन अनन्या से मिलने पहुँच जाती है। लेकिन अनन्या तो आज अपनी मीटिंग में जा रही थी, तो रिया भी उसकी कार में बैठ जाती है ताकि कुछ सवाल कर सके। अब रास्ते में जाते जाते रिया अनन्या से कई सारे सवाल करती है, जिसके अनन्या भी बिना डरे जवाब देती है। लेकिन तभी ड्राइवर कार कहीं और ले जा लेता है। असल में ड्राइवर की बेटी को विजय ने मारने की धमकी दी थी, उसी के डर से ड्राइवर कार यहाँ ले आया। तभी यहाँ विजय और उसके आदमी आकर अनन्या पर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो उसे जान से मारना चाह रहे थे, वरना अनन्या उन्हें जेल में भिजवा कर रहेगी। लेकिन यहाँ रिया और अनन्या दोनों गुंडों से लड़ने लगती हैं और मौका मिलते ही अनन्या तो यहाँ से भागने लगती है। लेकिन रिया को एकदम से वही बच्ची नजर आती है और विजय का आदमी उसे मारकर बेहोश कर देता है। इधर आकर विक्रम उर्मिला से मिलता है, जो पूरी तरह पागल हो चुकी थी और एक कोने में पड़ी रहती थी। विक्रम उसे अपने बारे में याद दिलाता है और अपनी माँ के बारे में पूछता है, जिस पर उर्मिला कहती है कि उन्हें तो शैतान ने उड़ा दिया, अब वरदान का कोई फायदा नहीं हुआ। ये कहकर वो चिल्लाने लगती है। वहीं विजय ने सुजय को अपने पास बुला लिया था, क्योंकि रिया तो CID ऑफिसर निकली और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। तब सुजय पहले अपने भाई को खूब डांटता है कि ये तूने गलत पंगा ले लिया, और फिर वो रिया को अपनी गाड़ी के डिग्गी में डलवा देता है ताकि उससे हमेशा के लिए गायब कर दिया जाए। फिर वो यहाँ से सीधा उसी जगह पहुँच जाता है अपने लिए वरदान मांगने, ताकि सारी मुसीबत खत्म हो जाए। इधर विक्रम भी वरदान के बारे में सुनकर वरुणा जंगल में जाने लगता है। यहाँ सुजय अपने साथ बिरजू नाम का आदमी भी लाया था। असल में ये लोग बिरजू से ही उनके लिए वरदान मांगने के लिए कहते हैं, ताकि बिरजू अपना अंगूठा कटवा ले। तब ये लोग बिरजू को काफी सारे पैसे भी देते हैं और बिरजू भी मान जाता है। फिर बिरजू जाकर वो सिक्का उसी यंत्र में डालता है और अंगूठा रख कर एक वरदान मांगता है, और ये वरदान क्या था वो बाद में पता चलेगा। खैर फिर बिरजू का अंगूठा कट जाता है और विजय सुजय एकदम से उसी यंत्र वाले आदमी पर बंदूक तान देते हैं कि जब तक हमारा ये वरदान पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम नहीं जा सकते। इस पर वो आदमी हंसता है। तभी वहाँ एकदम से कोई आता है और उन दोनों भाइयों का हाथ काट कर उन्हें जान से मारकर चला जाता है। हालांकि उसने बिरजू को नहीं मारा था, क्योंकि बिरजू का अंगूठा कटा हुआ था। इसके थोड़ी देर बाद वहाँ विक्रम आता है और रिया भी होश में आने के बाद डिग्गी ठोक रही थी। तब विक्रम रिया को बाहर निकालता है और वो देखते हैं कि यहाँ विजय और सुजय की लाश पड़ी है, जिनका एक हाथ गायब है और इन पर भी वही सिंबल बना है। ये देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। यही एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम शास्त्री नाम के आदमी को देखते हैं, जो शायद देख सकते थे, और उन्हें एकदम से अपनी मौत नजर आती है और वो डर जाते हैं। वहीं यहाँ CID और पुलिस वाले जगह की जांच कर रहे थे और विक्रम जब नीचे जाकर देखता है तो वहाँ टॉर्च जलनी अपने आप बंद हो जाती है, जो काफी अजीब बात थी। इसके बाद विक्रम वहाँ आग जलाकर देखता है तो उसे एक अजीब सा पुतला बना नजर आता है। फिर बिरजू को रिया सीधा पूछताछ के लिए लेकर आती है और बिरजू सब बता देता है कि कैसे उसने अंगूठे के बदले वरदान मांगा और जिसने विजय और सुजय को मारा वो कोई भूत जैसा था। फिर बिरजू कहता है कि बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद रिया अनन्या को भी पूछताछ के लिए बुलाती है, क्योंकि उसकी दुश्मन ये दोनों भाइयों से थी। फिर विक्रम से भी पूछताछ की जाती है तो विक्रम कहता है कि मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ, जो 22 साल पहले गायब हुई थी, और उनके पर्स से मुझे एक सिंबल वाला सिक्का मिला था। उसी पहेली को जोड़ते हुए मैं उस जगह तक पहुँच गया था। फिर विक्रम कहता है कि आप चाहे तो मुझे भी इस केस में शामिल कर लीजिए, क्योंकि मैं भी पुलिस वाला हूँ, आपके बहुत काम आऊंगा। तब रिया भी मान जाती है। फिर वो दोबारा बिरजू से वरदान के बारे में पूछती है, जिस पर बिरजू बताता है कि कई साल पहले इन दोनों की माँ लीला ने वरदान मांगा था कि सुजय और विजय जिंदा बच जाएं और इनके दुश्मन का अंत हो जाए। तब जाकर सबसे बड़ा बाहुबली अपने आप मर गया था। उसी दिन के बाद से लीला का एक अंगूठा गायब था। साथ ही वरदान मिलने के बाद वो सिक्का वापस कर दिया जाता है और उस सिक्के के पीछे भी एक सिंबल बना दिया जाता है। अब रिया को समझ नहीं आता कि जब वरदान काम करता है तो अब सुजय और विजय जिंदा क्यों नहीं है।
इसके बाद वहाँ रिया से मिलने शास्त्री आता है और बताता है कि मेरी मौत का समय आ गया है, मुझे मृत्यु दिख रही है और जिसने भी अब तक खून किए हैं वो मुझे भी मारने आने वाला है। इस पर रिया पूछती है कि वो कातिल आपको मारना क्यों चाहेगा, आपका तो इस केस से कोई लेना देना भी नहीं है। तब शास्त्री बताता है कि मेरा एक दोस्त है जिमी खान और उसने इस केस पर काफी रिसर्च की है। उसी ने बताया कि अब किसी शौनक की हत्या होने वाली है जिसे सब लोग गुरु कहते हैं और मैं ही था जिसने कई लोगों को विद्या दी है। ये सुनकर रिया चौंक जाती है। तभी वहाँ शास्त्री की बीवी आती है और कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, घर चलिए, खाने का समय हो गया है और हमारा बेटा अमृत इंतजार कर रहा है। तब शास्त्री जी भी चले जाते हैं। इसके बाद विक्रम जिमी से आकर मिलता है और उनसे इस केस के बारे में डायरेक्ट पूछने लगता है कि आपको ये सब कैसे पता चला, लेकिन जिमी तो तुरंत उसे वहाँ से भगा देता है कि ये सब मैं तुझे क्यों बताऊं। तभी वहाँ विक्रम पर अनन्या का मैसेज आता है जिसने उसे एक होटल में मिलने बुलाया था। यहाँ रिया शास्त्री और उसकी बीवी के बारे में पता कर रही थी तो मालूम पड़ता है कि इनका बेटा अमृत तो कई साल पहले ही मर चुका है, लेकिन ये दोनों आज भी मानते हैं कि वो जिंदा है। फिर रिया को पता चलता है कि बिरजू का बेटा अवधेश 5 साल से गायब था जो अब घर आया है। ये सुनकर रिया तुरंत बिरजू के पास आती है जिसे इन्होंने कैद में रखा था और रिया पूछती है कि सच बताओ तुमने वरदान में क्या मांगा था। तब बिरजू कहता है कि मैंने अपने बच्चे अवधेश को घर वापस आने के लिए मांगा था। साथ ही वो रिया को कातिल के बारे में भी बताने लगता है ताकि ये लोग बिरजू को जाने दे। इधर अनन्या के साथ विक्रम होटल में आता है और अनन्या यहाँ अपने पति पर नजर रखने आई थी। असल में अनन्या का पति कुछ समय पहले ही ठीक हो गया था पर वो अभी भी सबके सामने न चल पाने का नाटक करता है ताकि वो बाद में इलेक्शन में खड़ा हो और सिंपैथी पाकर वोट ले सके। अनन्या के पति का प्लान था अनन्या को इलेक्शन से हटाने का, लेकिन अनन्या यहाँ उसकी फोटोज ले लेती है ब्लैकमेल करने के लिए। इसके बाद अनन्या की मदद से विक्रम आकर जिमी से मिलता है क्योंकि अनन्या ने जिमी के घर के बिजली के बिल को माफ करवा दिया था। फिर विक्रम जिमी से बातों बातों में उन मर्डर के बारे में पूछता है कि आपको ये सब कैसे पता चला कि अगला मर्डर किसी गुरु का होने वाला है। वही रिया आज शास्त्री जी से मिलने आई थी क्योंकि बिरजू ने बताया था कि कातिल एक तलवार से सबको मारता है जो बहुत पुरानी थी और शास्त्री जी ने भी ऐसा ही कुछ बताया था तलवार के बारे में। इधर जिमी विक्रम को बताता है कि जब मैं अपने घर की मरम्मत करा रहा था तब मुझे मेरे दादाजी का एक बॉक्स मिला और जिमी के दादा वही हैं जिन्होंने 1952 में लोगों के साथ मिलकर उन औरतों को रोका था। फिर जिमी आगे कहता है कि उसी बॉक्स के जरिए मुझे पता चला कि ये सारे मर्डर जो हो रहे हैं उनका संबंध किसी मंडल से है जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी है और वह अब तक 3 लोगों को मार चुके हैं। इनमें से एक का धड़ गायब है तो 2 लोगों के हाथ, वहीं एक कागज में 8 सिंबल को दिखाया गया है, यानी अब तक 2 सिंबल पूरे हो चुके हैं, एक धड़ और एक हाथ। अब बचे हैं टोटल 6 सिंबल जो पूरा करने के लिए मंडल और खून जरूर करेगा और तीसरा खून होने वाला है गुरु का जिसका सर वो लोग ले जाएंगे। ये सुनकर विक्रम हैरान हो जाता है। वही रिया शास्त्री जी से उनकी विद्या के बारे में पूछती है, साथ ही वो अमृत के बारे में भी पूछती है, जिस पर शास्त्री जी कहते हैं कि वो तो यही कुर्सी पर बैठा है। तब कुर्सी भी हिलने लगती है, यानी शास्त्री जी सच कह रहे थे। फिर यहाँ शास्त्री जी की बीवी उन्हें चाय लाकर देती है और ये लोग इन्हीं मर्डर्स के बारे में बात करने लगते हैं। वही जिमी विक्रम से कहता है कि मंडल के कुछ लोग अलग ही प्रक्रिया कर रहे थे जिनके पास अनोखा यंत्र भी था जिसकी फोटो उसी बॉक्स में थी, पर इन्हें पता नहीं कि उससे होता क्या है। इधर एकदम से शास्त्री जी को मौत दिखाई देती है और वो चलते चलते एक जगह टकराते हैं और उनकी मौत हो जाती है। तभी रिया अपने साथियों को बुलाती है और शास्त्री की बीवी को देखने जाती है, पर यहाँ तो शास्त्री की बीवी की गर्दन गायब थी जो देखकर रिया के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ विक्रम अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसके दरवाजे पर कोई पार्सल छोड़कर चला जाता है। इसके बाद विक्रम उस बॉक्स को चेक करने के बाद अपनी लवर कविता के साथ जाने लगता है और बताता है कि मेरा एक दोस्त था जो अब मर चुका है, उसने एक बड़ी कंपनी से पंगा ले लिया था और उसी से रिलेटेड बॉक्स मेरे पास आया है जिसमें डीडीके कंपनी की हार्ड ड्राइव पड़ी है। इस पर कविता कहती है कि हमें मिलकर उसे एक्सपोज करना चाहिए क्योंकि कविता जर्नलिस्ट थी, लेकिन विक्रम मना कर देता है। अब रात में कविता घर पर वही डीडीके की हार्ड ड्राइव और सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही होती है, जिस पर विक्रम मना कर देता है कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारी जान को खतरा हो। फिर विक्रम अपने घर जाने लगता है, तभी उस पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और जब कविता विक्रम को बचाने आती है तो एक आदमी उसके सर पर मारकर भाग जाता है। इसी के बाद कविता कोमा में चली गई थी और शायद ये आदमी डीडीके कंपनी वाले ही थे। अब प्रेजेंट में विक्रम रिया के पास आता है और कहता है कि शायद शास्त्री जी की बीवी ही वो गुरु थी जिनका सर काट के वो लोग ले गए।
फिर जैसे विक्रम कमरे में जाता है तो उसे अजीब सी स्मेल आती है। तब रिया कहती है कि एक तरह की गैस है जिसे कातिल मरने वाले के पास छोड़ देता है और इससे मरने वाला हिल भी नहीं पाता। फिर विक्रम यहाँ वो गोली चुपचाप रख लेता है उसका पता करने के लिए। वहीं फिर वो रिया को जिमी की बताई बात बताता है कि आगे और भी मर्डर्स होने वाले हैं जिसमें से किसी न किसी का कोई बॉडी पार्ट गायब होगा। फिर जब ये लोग शास्त्री और उसकी बीवी खलिंदी का पूरा कमरा चेक करते हैं तो एक अलमारी में इन्हें कई सारे सिंबल मिलते हैं जो टोटल 8 थे। इसके बाद अगले दिन वो सीधा जिमी को बुलाकर वो सिंबल दिखाते हैं। साथ रिया बताते कि शायद खलिंदी ने शास्त्री की चाय में कुछ मिलाया था जिससे थोड़ी देर में वो मर गए और फिर खुद खलिंदी ने अपनी बलि दे दी क्योंकि वो बैठी थी उसी ध्यान की मुद्रा में। वहीं अब जिमी कहता है कि बॉक्स में जो डायरी मिली थी उसी से मैं सब डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। फिर रिया पूछती है कि जो आपकी डायरी में यंत्र की बात थी उसके बारे में बिरजू ने बताया था कि उसके जरिए किसी को भी वरदान मिल जाता है। साथ ही विक्रम की माँ ने भी उसमें से वरदान लिया था पर विक्रम का भाई तो जिंदा नहीं बच पाया। यही सब सोचकर ये लोग अपने अपने काम पर चल देते हैं। फिर विक्रम प्रमोद से मिलता है और उसे वही गोली देता है जिससे कातिल सबको बेहोश करता था और प्रमोद से वो कहता है कि पता करो ये कहाँ मिलती है। तब प्रमोद इसी काम में लग जाता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। इधर चौथे सिंबल को डिकोड करने पर जिमी को पता चलता है कि चौथा खून किसी राजकुमारी का होगा और उसका चेहरा निकाला जाएगा। तब विक्रम सोचने लगता है कि अब ये राजकुमारी कौन होगी। इसके बाद जब अनन्या अपना प्रचार करने गई होती है तभी उस पर विक्रम का कॉल आता है जो कहता है कि तुम भी तो किसी राज घराने से हो ना, तो बचकर रहना क्योंकि कातिल तुम्हारे पीछे भी आ सकता है। लेकिन अनन्या कहते कि मैं यहाँ सिक्योरिटी लेकर नहीं आई और वह विक्रम को ही यहाँ आने के लिए कहती है। तो विक्रम भी थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाता है। इधर ही अभिषेक की बीवी शिवना से पूछताछ करने आती है कि अभिषेक कैसा आदमी था। तो शिवना बताती है कि उसके कई लड़कियों से चक्कर थे और एक बार तो अभिषेक ने पुलिस वाले की बीवी से चक्कर चला लिया था और पुलिस वाला अभिषेक को मारने के पीछे पड़ गया था। तब अभिषेक कुछ दिनों के लिए यहाँ से गायब हो गया और कुछ ही दिनों में पुलिस वाले की एक्सीडेंट में मौत हो गई और जब अभिषेक घर आया तो उसका अंगूठा कटा हुआ था। ये सुनकर रिया समझ जाती है कि जरूर उसने भी वरदान मांगा होगा। फिर शिवना कहते कि अभिषेक के पास ये फोटो मिली थी जिसमें शास्त्री की बीवी कलिंदी थी जो देख कर रिया उस जगह का एड्रेस ले लेती है। वहीं प्रमोद को एक आदमी बताता है कि ये जो दवाई आप पूछ रहे हैं ये आपको एक वैद्य की दुकान पर मिल जाएगी। तो प्रमोद भी वहीं चल देता है। इधर प्रचार में अनन्या को देर हो जाती है तो वो विक्रम के साथ पास में ही रुक जाती है। फिर रात को जब अनन्या और विक्रम बात कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि अनन्या विक्रम से प्यार करती थी लेकिन विक्रम को कविता से प्यार था इसलिए दोनों एक नहीं हो पाए। फिर बातों बातों में अनन्या विक्रम को किस करने लगती है तो विक्रम उसे रोक देता है कि ये सही नहीं है और वो अपने कमरे में चला जाता है। तभी थोड़ी देर में उसे अनन्या के चिल्लाने की आवाज आती है जहाँ उसे बिट्टू मार रहा था और ये विजय और सुजय का भाई था जो अपने भाइयों का बदला लेने आया था। तब उसे विक्रम पकड़ लेता है। वहीं प्रमोद उस वैद्य की दुकान पर आ जाता है जिसमें से उसे कुछ आवाज आ रही थी इसलिए वो अंदर जाने लगता है। फिर थोड़ी देर में वहाँ रिया भी पहुँच जाती है क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ कलिंदी खड़ी थी। अब रिया को जैसे ही प्रमोद की बाइक दिखती है तो वो तुरंत अपनी टीम को यहाँ बुला लेती है कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद रिया को जब आवाज आती है तो वो अकेले ही अंदर चल देती है जहाँ एक इंसान किसी का चेहरा काट कर अपने साथ ले जा रहा था। तब रिया उससे लड़ने लगती है लेकिन वो तो रिया पर भारी पड़ जाता है और फिर वो वहाँ से भाग निकलता है। तभी रिया देखती है कि यहाँ तो प्रमोद की भी लाश पड़ी है जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वहाँ उसकी टीम आती है और जब विक्रम प्रमोद की लाश देखता है तो वो तो टूट जाता है। वही रिया के साथ ही बताते हैं कि यहाँ एक और लाश पड़ी है और उसका चेहरा गायब है और ये जरूर वही राजकुमारी का चेहरा था जो वो इंसान ले गया। अब इस लड़की का पता करना पड़ेगा कि आखिर ये थी कौन। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। दोस्तों ये वेब सीरीज थोड़ी बड़ी है इसलिए लाने में हमें थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। अगर आपको इसके सारे एपिसोड्स तुरंत चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, हम जल्द ही डाल देंगे। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।